Good morning, students. In today's class, we will discuss about electrophilic substitution reaction. In the previous class, we have discussed about free radical substitution reaction. मतलब पिछले क्लास में हमने free radical substitution reaction देखा था. अब देखना है electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction जो होता है बेंजीन रिंग के साथ होता है, इसलिए उसको हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बड़ा सिंपल सा बात है. जो प्रोसेस है वो कौन सा होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए. मतलब सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन होना चाहिए. और किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? तो वो होना चाहिए इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. मींस इसका डेफिनेशन होगा कि व्हेन सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन is carried out in presence of electrophil, then the reaction is known as electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. अच्छा, दूसरी बात ये कि since the reaction takes place with aromatic compound, so the reaction is called aromatic electrophilic substitution reaction. इसी को बोलते हैं AES. AES का मतलब हुआ aromatic electrophilic substitution reaction. Means AES reaction. This is electrophilic substitution reaction. मतलब सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा हो और किसके प्रेजेंस में हो रहा हो? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में. तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये बेंजीन रिंग के साथ होता है जनरली, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. अब जब ये समझ गए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन होता है और किसके प्रेजेंस में होता है? वो इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में होता है. तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब ये जान गए हम, तो अब हमको जानना है कुछ एग्जांपल्स जिससे पता चले कि ये रिएक्शन कौन रिएक्शन है जिसमें सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा है. किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है. एग्जांपल्स जरा देखिएगा. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम दे दें, यहां पर बेंजीन रिंग दे दें. दिस इज बेंजीन रिंग. और यहां पर दे दे CH3Cl और इधर दे दे AlCl3. तो क्या बनेगा? बनेगा टोल्यूइन. अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस बेंजीन में जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है. यहां भी होगा, यहां भी होगा,
बॉन्ड इज क्लीव्ड, क्लीव्ड का मतलब होता है टूटना, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अच्छा, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड कहां से टूट रहा है? रिएक्टेंट से टूट रहा है, और नया सिग्मा बॉन्ड कहां बन रहा है? प्रोडक्ट में बन रहा है। सो ओल्ड सिग्मा बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसलिए सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हुआ, और इसीलिए ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज़ सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया है कि सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो अगर, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने बताया है यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो ये तो पता लगा ये कि सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा है मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब हमको देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल कौन है। तो AlCl3 जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को हम लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज लुईस एसिड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोफिल बोल सकते हैं अगर उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल हो तो। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिल। AlCl3 यहाँ कौन सी से काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफिल का काम कर रहा है। अब आप जरा समझ लीजिए कि AlCl3 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl3 का जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ ऐसा होगा, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर है भाई एक बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन इधर है और दो इलेक्ट्रॉन इधर है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 और 2 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज़ ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो यहाँ पर तो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ बॉन्ड में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू फिल द ऑक्टेट। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम बोल सकते हैं AlCl3 इज इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल। इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये AlCl3 जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिल हुआ। तो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। तो कहा जाए कि ये जो एग्जांपल है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। इलेक्ट्रोफिल की डेफिनेशन होती है कि वैसा स्पीशीज जिसमें प्लस चार्ज हो भी या नहीं भी हो, लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल जरूर हो जिसमें वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करा सके। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल। सो AlCl3 में वैकेंट p ऑर्बिटल है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, और इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इसी वैकेंट p ऑर्बिटल में एकोमोडेट होगा। तो चूंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, इसलिए ऐसे को हम बोलेंगे, ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिल बोलेंगे। सो दिस एग्जांपल वाज एग्जांपल नंबर 1, दिस वाज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में बेंजीन ही है, और यहां पर हमने दे दिया, सपोज कर लीजिए H2SO4 और HNO3। क्या देख लिया? HNO3। और क्या बनेगा यहाँ पर? दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पर बनेगा NO2। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। अब जरा समझिए आप कि यहाँ क्या हुआ है। दिस इज NO2 एंड यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सिग्मा बॉन्ड एक पुराना वाला टूटा है और नया वाला सिग्मा बॉन्ड बना है। सो दिस इज सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन और नॉट? यस, इट इज सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन। और सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो गया ये, तो यहाँ जानना है इलेक्ट्रोफिल कौन है। तो ये बाद के मैकेनिज्म में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिल इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? NO2+। क्या बनता है? NO2+, और इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम
इट इज इलेक्ट्रोफिल। तो इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में ये सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हुआ, इसलिए दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके बाद तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तीसरा एग्जांपल हमको देखना है। दो एग्जांपल से क्लियर हुआ कि ये दोनों एग्जांपल किसके एग्जांपल थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। अब जरा आप तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कोई भी। तीसरा एग्जांपल ये है, थर्ड एग्जांपल है इसका। थर्ड एग्जांपल है, मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग ले लिया और इस बेंजीन रिंग में सब जगह H है, लेकिन दिखा रहे हैं किसी एक जगह पर सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, AlCl3 बना। क्या बना? AlCl3 बना। तो AlCl3 बना यहाँ पर, तो बताइए हमको ये यहाँ पर बनेगा Cl, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर आप देख रहे हैं AlCl3 इलेक्ट्रोफिल है, या यूं समझ लीजिए कि Cl2 और AlCl3 के मिलने से बनता है Cl+, जो हमारा इलेक्ट्रोफिल है। इसी इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हुआ है, सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ? ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और चूंकि इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हुआ है, Cl+ इज इलेक्ट्रोफिल हियर, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा एग्जांपल हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये तीन एग्जांपल से क्लियर हुआ कि सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन हो रहा है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हो रहा है, बेंजीन इज एरोमेटिक, इसलिए इसको इस नाम से लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब AES रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये तीन एग्जांपल क्लियर हुआ, जिस एग्जांपल से हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अब सबसे बड़ा बात ये है यहाँ पर कि ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको जरा देखने की जरूरत है, ठीक है। तो मिटाएं हम, ओके। अब है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म कैसे होता है इसका? तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया हमने किसके साथ? Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या बना बताइए भाई? बना यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्या बना यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। पुराना सिग्मा बॉन्ड टूटा और नया सिग्मा बॉन्ड बना। तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका? मैकेनिज्म ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। 3 लोन पेयर इधर और 3 लोन पेयर इधर, और हमारे पास क्या है? AlCl3। अच्छा, AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो होगा क्या? ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, इसमें का एक लोन पेयर ये इधर चला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह, उसको एक जो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Cl एंड Cl, 2 3 लोन पेयर में से 2 ही बचा,
नाउ अब हमारे पास बन गया AlCl3 एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Why? बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर माइनस और इसने दिया है तो इस पर प्लस। कार्बन जो है, ये कार्बन, ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पर प्लस चार्ज हाई इलेक्ट्रिक। इसके लिए क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्लोरीन पर चला जाएगा और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Cl प्लस कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा Cl एंड AlCl3 और कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, जहां पर इस पर क्या आ जाएगा प्लस और इस पर क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा भाई इस पर माइनस। तो यहां से ये जो Cl प्लस बना हमारा, ये बना हमारा इलेक्ट्रोफिल। अब ये जो इलेक्ट्रोफिल है, ये जो इलेक्ट्रोफिल है ये अटैक करेगा किस पर, तो ध्यान दीजिए ये अटैक करेगा बेंजीन पर। आप जरा बताइए हमको कि बेंजीन का जो सिचुएशन यहाँ आप देख रहे हैं, ये H है और ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Order of electronegativity F greater than O greater than N greater than Cl greater than bromine greater than iodine greater than C greater than H। मतलब H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन होता है, और सबसे ज्यादा कौन होता है, क्लोरीन होता है। और ये भी याद रखना है कि CS और I मतलब कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नियरली इक्वल। इन तीनों की माने C की S की और माने कार्बन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो जरा बताइए, कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा प्लस, और ये कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर क्या आ गया, डेल्टा माइनस। क्या आ गया भाई इस पर, डेल्टा माइनस। अब इस पर अटैक करेगा कौन, ये जो इलेक्ट्रोफिल बना है यहाँ पर हमारा, कौन, ये वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रोफिल बना है हमारा, ये जो इलेक्ट्रोफिल बना है हमारा Cl प्लस, ये अटैक करेगा किस पर, यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, माइनस पर। इलेक्ट्रोफिल है तो कहाँ पर अटैक करेगा, माइनस पर अटैक करेगा, इस डेल्टा माइनस पर अटैक करेगा। अच्छा, इस डेल्टा माइनस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, जरा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें, आई थिंक इसको इरेज कर देना चाहिए। हाँ, हम कहाँ पर थे, हम थे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफिल बना है, ये H था, यहाँ डेल्टा प्लस था, यहाँ डेल्टा माइनस था, और ये क्या था, Cl प्लस, जो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोफिल था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस है ये कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस के पास। ठीक है, इस माइनस के पास अटैक करेगा तो जो चीज बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट का होगा और उसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। मतलब ये पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड अभी टूट रहा है और ये H भी अभी इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो आप देख रहे हैं Cl प्लस, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या
पाई कॉम्प्लेक्स, और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद एक और कॉम्प्लेक्स आता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको एक और चीज के नाम से जानते हैं, अरीनियम आयन। इस नाम से अरीनियम आयन। और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब जरा इसको गौर से समझिए, हुआ क्या है, ये जो क्लोरीन पर प्लस चार्ज है ये इस माइनस पर, इस कार्बन पर, आई मीन ये कार्बन, इस कार्बन पर अटैक किया। कौन? क्लोरीन का प्लस। और अटैक करने के बाद क्या हुआ, ये जो कार्बन का 4 बॉन्ड है ऑलरेडी पहले से, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ इस कार्बन के पास पहले से है, 1 2 3 4, और ये 5वां बॉन्ड यहाँ पर जुड़ने के लिए बेचैन है। ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए एक पाई बॉन्ड तो टूट जाएगा यहाँ से, ये वाला पाई बॉन्ड तो टूटेगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें कोई टूट ही रहा है, और फाइनली इस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड था ये टूट गया, और इसकी जगह पर क्या जुड़ गया, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड जुड़ गया। तो इस कार्बन का जो है वो तो 4 का 4 बॉन्ड रह गया, 1 2 3 4। इस कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया। कितना बॉन्ड खाली हो गया? तो अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर भी H है, होने को तो सारी जगह पर H है, यहाँ पर सारी जगह पर H है, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी तो H है, और यहाँ भी तो H है। तो इस कार्बन का अगर आप ध्यान देंगे तो कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर? 1 2 3, चौथा बॉन्ड तो खाली है, वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस आने के बाद अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भागेगा अपना इलेक्ट्रॉन देकर ऐसे, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये कौन चीज के रूप में भाग गया? H+ के रूप में भाग गया। और क्या बन गया यहाँ पर बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। अब आप रिएक्शन अगर देखिएगा इस तरह का, तो आप देखिएगा यहाँ एरो के ऊपर लिखा रहता है स्लो, और यहाँ पर लिखा रहता है फास्ट। क्या लिखा रहता है यहाँ पर? फास्ट। तो ये स्लो फास्ट का मतलब जरा समझ लीजिए। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन है भाई, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, तो दिस इज हाईली स्टेबल। अच्छा, हाईली स्टेबल का मतलब हुआ लेस एनर्जी। हाईली स्टेबल क्या मतलब हुआ? लेस एनर्जी। और ये स्टेबल कम, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है भाई। क्या है ये? सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो एक हाईली स्टेबल कंपाउंड से आप ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हैं, मतलब हाईली अनस्टेबल चीज में जा रहे हैं। किस चीज में जा रहे हैं? हाईली अनस्टेबल चीज में जा रहे हैं। तो हाईली अनस्टेबल चीज में जा रहे हैं, इसका मतलब मोर एनर्जी, इसका मतलब मोर एनर्जी। अनस्टेबल ऑफ एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगा। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड से जो कि हाईली अनस्टेबल है, इससे आप जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में जो हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जब आप मूव करिएगा तो प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो। क्या होगा भाई? स्लो होगा प्रोसेस। और इसके साथ ही साथ एक बात जानना ये भी जरूरी है, यहाँ पर लेस एनर्जी से आप मोर एनर्जी में जा रहे हैं। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी की जरूरत हो रही है, लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, तभी तो बढ़कर मोर होगा लेस से। इसका मतलब लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। मतलब यहाँ से यहाँ जाने वाला, कॉम्प्लेक्स में जाने वाला जो प्रोसेस है वो है एंडोथर्मिक। और चूंकि हाईली स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? स्लो प्रोसेस है। अब उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ देखिए तो फिर से यहाँ हम आ गए एरोमेटिक कंपाउंड में, फिर से क्या चीज में आ गए? एरोमेटिक कंपाउंड में फिर से आ गए। देखिए तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है हाईली स्टेबल फिर से स्टेबल हो गया, और इसका मतलब लेस एनर्जी हो गया। क्या हो गया भाई? लेस एनर्जी। और लेस एनर्जी जब हो गया तो ये जो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ट्रांजिशन स्टेट है।
तो ये हाईली अनस्टेबल है भाई, ट्रांजिशन स्टेट तो अनस्टेबल होता है ना, हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल का मतलब हुआ मोर एनर्जी है, मोर एनर्जी। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या पाई कॉम्प्लेक्स ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इसको तो लिख दिया मैंने, यहाँ तो लिखा ही हुआ है हाईली अनस्टेबल है और मोर एनर्जी है। अच्छा ये बताइए हाईली अनस्टेबल से आप किधर जा रहे हैं, हाईली स्टेबल प्रोसेस की ओर। तो जाहिर सी बात है अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, रिएक्शन काफी फास्ट होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। सो रिएक्शन इज फास्ट। एंड सेकंड प्रोसेस इज कि मोर एनर्जी से लेस एनर्जी में जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एनर्जी लूज करे। लूज करे मतलब कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहां से यहां जाने वाला कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको ये समझना होगा कि यहां से यहां एंडोथर्मिक प्रोसेस स्लो, और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट से इधर जाना है तो क्या हो गया, फास्ट हो गया। ये बात समझ में आया। और ये फिर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और ये भी आपको समझ में आ गया कैसे Cl+ जो है इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाद में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को एरेनियम आयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात जो हमको यहाँ पर समझानी है वो ये कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और जो पाई कॉम्प्लेक्स है, अब देखना है कंपैरिजन ऑफ, नहीं एक और एग्जांपल देख लेना है इसका। इसका एग्जांपल नंबर 2 देख लो कोई। मान लो हमारे पास इस तरीके का कुछ बेंजीन है और हमारे पास है CH3Cl और इधर क्या दिया हुआ है AlCl3, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, बनेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनेगा CH3, दिस इज टोल्यूइन। सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन है, इलेक्ट्रोफिल की प्रेजेंस में, इसलिए ये रिएक्शन कौन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा अब ये बता दें यहाँ पे आप इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो फिर वही मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये बताइए CH3Cl और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, AlCl3 के साथ। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलो भाई। तो क्या बनेगा, बनेगा CH3Cl 2 लोन पेयर एंड AlCl3 माइनस, और इस पर क्या आ गया, प्लस। क्या आ गया इस पर, प्लस। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा CH। ये प्लस को खत्म करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इस पर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस प्लस चार्ज खत्म करेगा। और जैसे ही खत्म करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन था इस पर, मतलब 2 लोन पेयर था, एक ये और एक ये, फिर से ये आ जाएगा। क्या बनेगा, CH3 और इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन था तो इस पर आ गया CH3+ और इधर बन गया Cl 1 2 3 4 5 6 और इधर क्या हो गया, देख रहे इधर हो गया AlCl3-। क्या हो गया, AlCl3-। तो हमारा इलेक्ट्रोफिल तो यही ना बना चाहिए CH3+। अब ये CH3+ अटैक करेगा, CH3+ अटैक करेगा किस पर, जल्दी बता दो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो CH3+ अटैक करेगा किस पर, इस पर, ठीक है। अच्छा ये बता दो ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन का कितना वैलेंसी है, इस कार्बन का 1 2 3 4 वैलेंसी है और ये 5वां वैलेंसी जोड़ने को तैयार है। तो इसके लिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं, टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा कॉम्प्लेक्स के रूप में। पहले तो ये टूटना शुरू होगा, ध्यान दीजिए ये पाई बॉन्ड टूट रहा है और ये पूरे तरीके से टूटा नहीं, टूट रहा है और ये H ऐसे हट रहा है और ये जो आप देख रहे हैं CH3+ ये जुड़ा नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं,
पाई कॉम्प्लेक्स के नाम से। किस कॉम्प्लेक्स के नाम से? पाई कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये H और ये CH3 जुड़ गया अच्छी तरीके से। तो इस कार्बन का तो 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। इसी कार्बन का ना 3 वैलेंसी, एक इधर H है जो छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है, H इधर छुपा हुआ है। तो इसका 3 ही वैलेंसी हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब इस प्लस को खत्म करने के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है ये निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नाउ यहाँ पर फिर से वही बात है, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल, और इधर आप जा रहे हैं किधर? अनस्टेबल में। ये प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा? हाईली स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हैं तो स्लो होगा। और ये हाईली स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी से किधर जा रहे हैं आप? मोर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो मोर एनर्जी, लेस से मोर की तरफ जा रहे हैं मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल है इससे जा रहे हैं स्टेबल कंपाउंड की ओर जो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब मोर एनर्जी। और मोर एनर्जी से आप जा रहे हैं किधर की ओर? लेस एनर्जी की ओर। लेस एनर्जी की ओर जा रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी लूज करेगा। मोर से एनर्जी लूज करेगा तभी तो लेस में जाएगा। तो ये दो एग्जांपल आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, एक मिसकंसेप्शन है, जरा उसको समझिएगा। मिसकंसेप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से संबंधित है। ये बात तो समझ में आ गया। दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट, एंड दिस इज पाई कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अच्छा, अब मिसकंसेप्शन समझाने के लिए हमको सबसे जरूरी है पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को एक बार फिर से समझाने की। क्या पहले मिसकंसेप्शन ही बता देते हैं, फिर पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बताते रहेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि Cl2 जो है ये Cl2 ये AlCl3 के साथ प्रेजेंट करके, AlCl3 के साथ मिल करके, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो भाई, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? Cl एंड Cl 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इधर AlCl3 और इधर माइनस और इधर प्लस आ गया। इस प्लस को खत्म करने के लिए बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Cl प्लस, और यहां हो जाएगा Cl AlCl3 माइनस। ऐसा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्सिबल होगा और ये फिर से बदल जाएगा कौन चीज के रूप में? Cl माइनस के रूप में एंड प्लस AlCl3 के रूप में। कौन चीज के रूप में? Cl माइनस के रूप में और AlCl3 के रूप में। फिर एक्चुअली में होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल लेके भाग जाएगा, ये भाग जाएगा तो Cl माइनस के रूप में टूटेगा, और ये प्लस के रूप में, तो एक माइनस पहले से तो प्लस माइनस कैंसिल होकर न्यूट्रल AlCl3 बन जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बनता है इलेक्ट्रोफिल, नो डाउट ये इलेक्ट्रोफिल बन गया, और ये मिला हमको, इससे फिर हमको Cl माइनस और AlCl3 फिर से प्राप्त हो सकता है। तो अब कंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन ध्यान दीजिए। मिसकंसेप्शन ये है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कुछ बेंजीन है, ठीक? ये बेंजीन है, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, और इसके पास कोई इलेक्ट्रोफिल आया, जैसे कि अभी देखिए एग्जांपल अभी दिए थे हम CH3Cl का और AlCl3 का। तो क्या बना था भाई? बना था CH3।
कैसे होता है मैकेनिज्म? तो इस CH3Cl से क्या मिला था, जल्दी बताइए भाई। CH3Cl से क्या मिला था? AlCl3, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था ना, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या मिला था यहाँ पर? CH3 प्लस, और क्या मिला था? Cl AlCl3, और यही ना टूट जाएगा बाद में Cl माइनस और AlCl3 के रूप में, ये मिला था। तो ये जो इलेक्ट्रोफिल बना हमारा, ये अटैक करेगा इस पर, किस पर? डेल्टा माइनस पर। ये बात तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें। मतलब इस दोनों के मिलने से कौन सा इलेक्ट्रोफिल बन रहा है? CH3+ बन रहा है। आई थिंक CH3+ बन रहा है, ये समझ में सबको आ गया। अब इसका मैकेनिज्म जरा देख लीजिए। मैकेनिज्म ये कह रहा है कि इस पर आपने अटैक करा दिया, ठीक है, इस पर आपने डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इस पर आपने अटैक करा दिया किसको? CH3 को। डेल्टा माइनस बन जाएगा CH3, स्लो होगा प्रोसेस। क्यों स्लो होगा ये पता है आपको। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, ये पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा? क्या होगा बताओ? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, क्या बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा भाई? पाई कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब समस्या ये उठता है, ये जो हमको Cl+, ये जो हमको यहाँ से CH3+ मिला था, और साथ में क्या मिला था बताओ भाई? ये जो आप देख रहे हैं CH3Cl, इसके हेल्प से AlCl3 के साथ आपने रिएक्शन कराया था, तो क्या मिला था? ये इधर गया था, इधर मिला था CH3+, और साथ में क्या मिला था? Cl and AlCl3-। फिर हमने क्या बताया कि ये टूट जाएगा कौन से रूप में? Cl- के रूप में, और क्या बन जाएगा? AlCl3 बन जाएगा। तो ये जो Cl- है, क्या ये यहाँ से दो रास्ते आता है, ये जो Cl- है, क्या ये यहाँ पर अटैक कर सकता है जो गुना था? बोलो भाई, अटैक कर सकता है कि नहीं अटैक कर सकता है? देखिए हम बताते हैं, हम बताते हैं अगर अटैक करेगा तो क्या होगा। देखिए होगा ये जो आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यू आर ऑब्जर्विंग दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पर फिर से। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर क्या है? H है, और इधर CH3। तो यहाँ से दो रास्ता आता है। एक रास्ता मान लीजिए कि ये जो Cl- था, Cl- जो यहाँ अटैक कर रहा था, ये वाला Cl- जो यहाँ अटैक कर रहा था, उसको आप अटैक करवा दें, ठीक? तो क्या बनेगा? बनेगा एंड दिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका है पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 1 एंड दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी 2 में क्या हो सकता है कि उधर जाने, Cl- आने के बजाय ये जो H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और यहाँ से H+ निकल जाए, और क्या बन जाए? बन जाए दिस 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 एंड दिस। क्या बन जाए? ये बन जाए। दो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी 1 में जो Cl- मिला था, वो इधर अटैक करके उधर जुड़ जाए, और नहीं तो दूसरा कि ये जो H है, ये हट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे, और यहाँ पर ये बन जाए। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड की अगर बात करें हम, तो इसमें ये वाला कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो जाहिर सी बात है, स्टेबल कौन हो जाता? ये मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या हुआ? लेस स्टेबल। क्या हुआ? इसलिए ये नहीं बनेगा। कौन बनेगा? ये बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ये बनाना चाहते
ये वाला ऊपर वाला लेस स्टेबल है, you have to invest more and more energy, some driving force is needed to form that compound. इसलिए ऐसे रिएक्शन जिसको बनाने के लिए, जिसको होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इंटरजोनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजोनिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। लार्ज ड्राइविंग फोर्सेस रिक्वायर्ड, मतलब इसको ग्राफ से अगर दिखाया जाए इसी रिएक्शन को, तो कैसे दिखाएंगे हम? तो ग्राफ से हम ऐसे दिखाएंगे, इसको मिटा दे, ग्राफ से हम ऐसे दिखाएंगे। ग्राफ से कैसे दिखाएंगे इसको हम? ग्राफ से इसको दिखाएंगे, इधर कर देते हैं डेल्टा जी, ठीक है। इधर मान लीजिए ये है आपका बेंजीन। क्या है? बेंजीन। कौन है यहाँ पर? डेल्टा जी है, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? AlCl3 एंड CH3Cl। तो यहाँ से क्या मिल रहा है इलेक्ट्रोफिल के रूप में हमको? CH3 मिल रहा है। तो यहाँ से दो चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा हमको ये वाला कंपाउंड, कौन जल्दी बताओ? हमको मिलेगा ये, हमको मिलेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन है भाई? यही ना है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और अगर वो बनाते आप तो उसका एनर्जी लेवल यहां पहुंच जाता, वो कंपाउंड बन जाता ये। और वास्तविकता में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो ये है। तो आप देखो इससे इसका एनर्जी कितना ज्यादा है, और इससे भी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। और सबसे कम किसका है? हमारा इसका है। मींस डेल्टा जी इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेल्टा जी की जरूरत पड़ रही है, जबकि इसके बनने के लिए बहुत कम। इवन इसका इससे भी ट्रांजिशन स्टेट से भी चला गया ज्यादा एनर्जी। जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, तो जरा आप देख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो ट्रांजिशन स्टेट है ना। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है, उससे भी अनस्टेबल कौन हो गया? उससे भी अनस्टेबल हो गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट गया है, इसके जगह पर दो सिंगल बॉन्ड टूट गया है, वो ये और एक ये। तो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। एंड ये कौन सा प्रोडक्ट है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में वो जो Cl माइनस है वो जुड़ करके ये नहीं बनाएगा, बिकॉज़ इसके बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, डेल्टा जी बहुत पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब मोर एंड मोर ड्राइविंग फोर्सेस रिक्वायर्ड, बट इसके लिए बहुत कम ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ती है, डेल्टा इसका बहुत कम होता है, इसलिए वो नहीं बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमको देखना है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और पाई कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और किसका स्टेबिलिटी कम होता है, जरा उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। आई थिंक इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा हाँ, एक इधर ये छूटा हुआ है, इधर जो एक्सरसाइज में है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कर क्या है डेल्टा जी, तो इसका ज्यादा है टेंशन, उससे भी ज्यादा उसका, ठीक है। नाउ अब हमको देखना है अब हमको क्या देखना है, कंपैरिजन बिटवीन या स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसको जरा समझना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमने रिएक्शन ले लिया, ये है ना, और यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिल जोड़ दो, जैसे E प्लस, एनी इलेक्ट्रोफिल E प्लस, जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में CH3 हो गया, जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में ये हो गया, या एग्जांपल ग्रुप में ये हो गया, CH3 और यहाँ H है, ये हो गया, EDC कुछ भी ये जोड़ दिया आपने, तो कैसे करेगा ये जाएगा ऐसे, क्या बनेगा जल्दी बता दो, स्लो, क्या बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स E प्लस, दिस इज पाई कॉम्प्लेक्स, और ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस वन, या अरेनियम आयन, इसी का दूसरा नाम है पाई कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। तो इन दोनों का स्टेबिलिटी जो होगा, उसके बाद क्या होगा, H प्लस हटेगा, हम जान रहे हैं कि यही वाला पॉसिबिलिटी सही होगा, इधर तो Cl माइनस या कुछ और माइनस जुड़ेगा नहीं, जुड़ने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इंटरजोनिक रिएक्शन होगा, इंडोर्जेनिक रिएक्शन होगा। अब ये बता दीजिए कि ये यहां से फास्ट वे में हटेगा कौन, H प्लस, और क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफिल जुड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, व्हिच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देयरफॉर इनका स्टेबिलिटी पाई कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज्यादा होगा, मींस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पाई कॉम्प्लेक्स से सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड किस प्रकार से है तो उसको हम देखते हैं, ठीक है, मींस सिग्मा कॉम्प्लेक्स is more stable than pi complex due to resonance stabilization की वजह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन pi कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स ग्रेटर देन pi कॉम्प्लेक्स। अब सवाल ये उठता है कैसे, हाँ, तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कैसे। तो हुआ ये है यहाँ पर, ये जो पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ बना, ये वाला इसी एग्जांपल में, इस एग्जांपल में जो पाई कॉम्प्लेक्स बना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इसको देखिए। हम बना रहे हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन above reaction, formed in above reaction is होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, तो प्लस इधर आएगा, इधर आएगा, और डबल बॉन्ड इधर बन गया, इधर बन गया, उसके बाद फिर ये इधर आएगा, तो प्लस इधर बन गया,
ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप लिखते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ which complex सिग्मा। इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है किसके तुलना में, पाई कॉम्प्लेक्स के तुलना में, क्योंकि पाई कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, आपके मन में होगा कि सर यहाँ इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद वही होगा। इसके बाद फास्ट तरीके से ये H+ हटेगा और अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, ये हट जाएगा कौन से रूप में, H+ के रूप में। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको पता वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा this and this, ये मिलेगा प्रोडक्ट। दिस इज योर, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं, स्टेबिलिटी का ग्राफ। स्टेबिलिटी का ग्राफ किस तरीके से उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो मिटा दें, ग्राफिकली क्या होगा, इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और इधर क्या है, एनर्जी। इधर क्या है, एनर्जी। तो आप बताइए प्रोडक्ट यहाँ है, अगर सॉरी रिएक्टेंट अगर यहाँ है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगा ना, तो प्रोडक्ट यहाँ कहीं होगा। और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से ज़्यादा ही होता है। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट में भी दो ट्रांजिशन स्टेट है, एक पाई कॉम्प्लेक्स और दूसरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सही से बना दें, इसको सही से बना दें। ऐसे आप ये बताओ, ये रिएक्टेंट है, इसका एनर्जी यहाँ पर है, और ये प्रोडक्ट है, इसका एनर्जी देखो तो कहाँ है, इससे कम है कि ज्यादा है, बोलो भाई। इसका एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, रिएक्टेंट से कम है। और ये है आपका कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी कौन कॉम्प्लेक्स है, ये पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा होगा। और ये कौन है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका जो एनर्जी है वो कम है, स्टेबिलिटी मोर है। ये पाई कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जल्दी बता दो भाई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हुआ, किसका कम हुआ, तो पाई कॉम्प्लेक्स का एनर्जी सबसे ज्यादा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, रिएक्टेंट। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, पाई कॉम्प्लेक्स। देखो एक चीज समझो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी तुम बताता हूं, अपने आप ये समझना है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका देखते हैं आप, इस ग्राफ में सबसे ज्यादा एनर्जी इसका है, यहाँ पर एनर्जी देखते हैं, मींस पाई कॉम्प्लेक्स का एनर्जी सबसे ज्यादा है। और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद एनर्जी किसका ज्यादा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद किसका एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट का, क्योंकि प्रोडक्ट तो नीचे नहीं कर रहा है ना, रिएक्टेंट का। और सबसे कम किसका है, प्रोडक्ट का। तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये बात तो सबको पता होगा भाई, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यही उल्टा करके लिख दिए। यहाँ प्रोडक्ट का सबसे कम एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सबसे
ज़्यादा है, पाई कॉम्प्लेक्स का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन कौन रिएक्शन किस किस तरीके से होगा पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को जान गए, ठीक है। अब उसके बाद सवाल आता है, क्वेश्चन उठता है इस पर, ये तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा कन्वर्जन होता है उसमें, और किसके प्रेजेंस में होता है, वो प्रेजेंस में होता है इलेक्ट्रोफिलिक। उसके बाद फिर आपने मैकेनिज्म देखा, कैसे मैकेनिज्म लिखते हैं इसका नाम। फिर आपने देखा एक मिसकंसेप्शन जिसमें एक जगह एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, एक जगह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज एडिशनल प्रोडक्ट में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया था, तो वो नहीं बनेगा। उसके बाद हम देखें फिर कि पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये भी जान गए हम कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन पाई कॉम्प्लेक्स। नाउ अब हमको समझना है कुछ एग्जांपल्स, मतलब जैसे सल्फोनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन क्या होता है, फ्राइडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ये सब हमको लिखना है। मींस सम एग्जांपल्स ऑफ electrophilic substitution reaction. Examples of electrophilic substitution reaction with their mechanism. ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये लिखना, मतलब आप ये सीख रहे हैं कि रिएक्शन होगा कैसे, हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये आप सीखेंगे इसमें। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए आपने बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया भाई, बेंजीन ले लिया, और यहाँ पर क्या है, H है, और इधर क्या ले लिया आपने, इधर ले लिया आपने सपोज कर लीजिए Cl2, क्या ले लिया, Cl2, और इधर से क्या बन गया, AlCl3 ले लिया आपने, तो क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। नाउ द मैकेनिज्म स्टार्ट, मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैकेनिज्म वही बात और चीज रिपीट करेंगे हम। सबसे पहले तो Cl2 जो आप देख रहे हैं, Cl2 में कितना लोन पेयर है भाई, तो Cl2 में लोन पेयर है, Cl2 में लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और ये क्या है, AlCl3। AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कितना इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और देने के बाद क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिए, देने के बाद क्या बनेगा, बनेगा ये तो क्लोरीन वैसे ही रह गया, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3, और इधर सिंगल बॉन्ड, इधर Cl 1 2 3, और इधर क्या हो गया, AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इस पर माइनस, और इसने दिया है, इसने इस पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, और इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, माइनस फॉर्मल चार्ज। तो क्या होगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये लेकर के ये दे देगा, क्लोरीन ले लेगा, और लेने के बाद क्या बनेगा, बोलो भाई, इधर से इसका तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, लेके चला गया क्लोरीन, इस पर प्लस आएगा तो बनेगा Cl+ विद हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3, और इधर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, Cl और 1 2
दो तो पहले से नोन पेयर था और ये भी आ गया इसमें लोन पेयर ग्रुप में, तो 3 फिर से रिटेन हो गया। और इधर क्या बन गया AlCl3, इस पर माइनस। समझ में आया? ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं AlCl3 और Cl माइनस, ये रिवर्सिबल है, ये टूट सकता है। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर भाग जाएगा कौन चीज के रूप में, Cl माइनस के रूप में, और वो फिर मिल जाएगा कौन चीज हमको AlCl3 के रूप में। बार बार हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोफिल कौन मिला यहाँ पर E+। अब क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं बेंजीन, यहाँ डेल्टा प्लस है और यहाँ डेल्टा माइनस है, तो इस पर कौन आएगा इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल कौन है हमारे पास Cl+ विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रोफिल। तो ये इधर आएगा डेल्टा माइनस के पास, तो क्या हो जाएगा जैसे बता दो भाई, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और ये क्या बनेगा जल्दी बता दो भाई, ये बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर पाई कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बदलेगा। यहाँ पे प्लस आ गया और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, हम बोलते तो हैं कि ये H+ भाग जाएगा, लेकिन इसको H+ को पिक करने वाला कोई चाहिए। तो H+ को पिक जनरली कौन करता है, बेस करता है, या कोई सॉल्वेंट लगा देने पर उस H+ को वो पिक कर लेता है, चुन लेता है। सॉल्वेंट पिक्स H+ फ्रॉम द सॉल्यूशन और बेस पिक्स H+ फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहाँ वाले केस में ये जो Cl- आया था, दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज बेस। तो वही बेस जो है Cl- इसको पिक करने आएगा, H+ के रूप में ये चला जाएगा और H+ के हाँ, तो ये होगा यहाँ पर कि ये Cl- ये H को H+ के रूप में पिक करके ले जाएगा। बेस है ये, इस बेस। हाँ, अब आपको ये समझना जरूरी है Cl- कहाँ से आया, तो यहीं से आया। ये जो रिएक्शन में Cl2 और AlCl3 रिएक्शन किया, इसी में से ना निकला Cl- जो बेस का काम कर रहा है। और ये इस H+ को ले जाएगा, तो ये H+ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। और उसके बाद फास्ट वे में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होगा भाई, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। हमको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हैलोजनेशन, क्योंकि बेंजीन में क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है। So this reaction is example of कौन रिएक्शन, हैलोजनेशन। अच्छा, किसका हैलोजनेशन भाई, बेंजीन का हैलोजनेशन हुआ है। सो हैलोजनेशन ऑफ व्हाट, बेंजीन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन से का ये रिएक्शन है। एक एग्जांपल क्लियर हुआ, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि AlCl3 की जगह पर Fe दे देगा। क्या दे देगा, FeCl3, सॉरी, क्या दे देगा, FeCl3। अब क्या है, कई बार ऐसा होगा, दूसरा एग्जांपल, कई बार ऐसा होगा कि इधर तो बेंजीन दे देगा, लेकिन इधर दे देगा Cl2 एंड FeCl3। क्या दे देगा, FeCl3। और क्या बनेगा भाई,
तो बनेगा यहाँ Cl जुड़ जाएगा, मीन्स क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ये रिएक्शन भी क्या हैलोजनेशन का एग्जांपल है? बिल्कुल। किसका हैलोजनेशन है? बोलो भाई। बेंजीन का हैलोजनेशन है। किसका हैलोजनेशन है? बेंजीन का। तो इसका मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। You have to know the mechanism of this reaction. सबसे पहले तो आप FeCl3 को क्या समझते हो? What is FeCl3? It is electron deficient compound. It is electron deficient compound. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? लुईस एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लुईस एसिड के नाम से। तो FeCl3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? देख लो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड to complete the octet. इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होगा ये जो आप देख रहे हैं Cl2, मतलब कि आप ऐसा समझो, यहां पे समझो कि लिखा हुआ है Cl2 FeCl3। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो Cl2 FeCl3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो Cl2 है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Cl2 को, और FeCl3 को ऐसे ही रहने देते हैं FeCl3। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन अपना 2 लोन पेयर इसको पहुंचा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देने के बाद क्या होगा भाई? देने के बाद क्या होगा? बनेगा Cl 2 लोन पेयर, और इधर FeCl3, इधर क्या माइनस क्योंकि लिया है, और इधर क्या प्लस क्योंकि दिया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, और हमको यहां से मिल जाएगा क्या? Cl प्लस विद हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर, और उधर क्या मिल जाएगा? Cl एंड FeCl3। इस पर क्या आ गया? माइनस, और इस पर कितना लोन पेयर आ गया? 2 तो पहले से था, एक ये वाला भी आ गया, 3 लोन पेयर इस पर हो गया, 1 2 एंड 3। अब ये जो आप देख रहे हैं ये तो इलेक्ट्रोफिल बन गया हमारा, और ये जो है ये कैसे टूटेगा? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा क्लोरीन, किस रूप में? Cl माइनस के रूप में। अब फिर क्या बन जाएगा? FeCl3। फिर से ये हो जाएगा, FeCl माइनस के रूप में भागेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो माइनस चार्ज Fe का खत्म हो गया, और Fe क्या बन गया? FeCl3। तो आपको समझना ये है कि Cl2 लिखने का मतलब FeCl3 के प्रेजेंस में क्या निकलेगा? 2 चीज निकलेगा। एक तो निकलेगा Cl+ जो हमारा इलेक्ट्रोफिल है, और दूसरा निकलेगा Cl- जो क्या है? हमारा बेस है। क्या है? बेस है Cl-। Cl- में कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। देख रहे हैं ना? 1 2 3। तो इस तरह से Cl2 और FeCl3 के मिलने से हमको पता चल गया कि क्या मिलता है? हमको Cl+ मिलता है और Cl- मिलता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। ये बात समझ में आ गया कि FeCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। नाउ अब मैकेनिज्म इसका देखें। अब तो स्पष्ट हो गया। अब आप ये समझ लेना कि Cl2 और FeCl3 अगर लिखा है तो इसका मतलब हुआ Cl+ एंड FCl एंड FeCl3-। अच्छा, इसी को क्या लिख सकते हैं आप? FeCl4
FeCl3 और एक Cl क्या होगा Cl4 और एक माइनस। और ये कैसे टूटेगा, ये Cl माइनस के रूप में और फिर प्लस FeCl3 के रूप में। ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब ये होगा इधर डेल्टा प्लस इधर डेल्टा माइनस और क्या आएगा यहाँ से Cl प्लस, ये इलेक्ट्रोफिल आएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, स्लो रिएक्शन शुरू होगा और क्या होगा पाई कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स और उसके बाद क्या होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो तो इस H प्लस को लेने कौन आएगा, ये बेस, ये Cl माइनस वाला बेस आएगा H प्लस को लेने के लिए। और जैसे ही लेगा तो H प्लस को लेगा तो H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, फास्ट वे में H प्लस निकल जाएगा और इस Cl माइनस के साथ क्या बना देगा HCl, निकल गया माइनस HCl का मतलब निकल के चला गया और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसी रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में Cl2 नहीं देके Br2 दे दे, क्या दे दे Br2। ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए हेलोजेनेशन में ही हम अगर लिख दे यहाँ Br2 और यहाँ दे दे FeBr3, यहाँ हम दे दे FeBr3, तब क्या होगा, तो मैकेनिज्म इसका वही होगा, सेम मैकेनिज्म होगा। पहले तो ये होगा कि ये Br2 जो है Br2 ये FeBr3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, जल्दी बताइए शॉर्टकट में। ये बना देगा Br प्लस विद 3 लोन पेयर और साथ में FeBr4 माइनस और यही टूटेगा कौन चीज के रूप में Br माइनस के रूप में विद 3 लोन पेयर। तो बार एक ही चीज को नहीं बताएंगे, अभी जस्ट बताएं कैसे होगा ये। और यहाँ पर क्या बन जाएगा FeBr3, इसके मिलने से ये बनेगा। ये बात तो ठीक है भाई। अब क्या होगा कि ये जो Br प्लस बना आपका ये इलेक्ट्रोफिल है, तो इलेक्ट्रोफिल है तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैकेनिज्म ये हो जाएगा कि इसमें Br प्लस क्या है, Br प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इसमें चला जाएगा, जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। मतलब वही बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बाई कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरीन को जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे, यहाँ Cl2 रहता है, यहाँ FeCl3 रहता है। ब्रोमीन को जोड़ना है Br2 FeBr3, तब जाएगा ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, ये बात तो समझ में आ गया ना भाई। तो दिस इज हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का हेलोजेनेशन होगा। क्लोरीनेशन कैसे करना है, ब्रोमिनेशन कैसे करना है, ये समझ गए। अभी वाला एग्जांपल कौन चीज है, ब्रोमिनेशन। दिस इज ब्रोमिनेशन। और इससे पहले वाला रिएक्शन क्या था, इससे पहले वाला जो रिएक्शन था आपका वो रिएक्शन था क्लोरीनेशन। आयोडीनेशन भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा भी होगा क्वेश्चंस में कि आपको ये दे देगा, ध्यान से देखना, आपको ये दे देगा Cl2 या Br2, मतलब दे देगा Cl2 and Fe, नो FeCl3, सीधे यही दिया है। तब क्या बनेगा, मींस अगला रिएक्शन आपका, तीसरा रिएक्शन तो यही था, अब चौथा रिएक्शन ये है। मींस अब इसमें अगर क्लोरीन दे दे और Fe दे दे तब क्या होगा, इसको समझना है आपको, ठीक है। ओके ओके,
Cl2 था और FeCl3 था, वैसा नहीं, ऐसा दिया जाए तो भी जान लीजिए यही बनेगा। क्या बनेगा भाई? बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये भी कौन चीज का एग्जांपल हुआ? हेलोजनेशन का। कौन चीज का एग्जांपल हुआ? हेलोजनेशन का, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ये भी उसी का एग्जांपल हुआ। लेकिन सवाल है मैकेनिज्म, हाउ वी विल राइट द मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। तो होगा ये, देखिए सबसे पहले तो Cl2 एंड Fe ये दोनों मिलते हैं तो बनता है FeCl3। क्या बनता है? FeCl3। You have to remember this, अगर Fe मिलता है Cl2 के साथ तो क्या बनता है? FeCl3। और ये बात आप जान रहे हैं। अच्छा ये तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर दो, इधर लगा दो 3, इधर लगा दो 2, इधर लगा दो 2, बैलेंस हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि ये दोनों चीजें मिलेंगे तो बनेगा FeCl3। नाउ दिस FeCl3, ये जो बना ये वाला FeCl3, इसी में से एक क्लोरीन एटम के साथ मिल करके फिर वही पुराना वाला केस देगा। याद करो क्या बनाया था ये दोनों मिल करके? ये दोनों मिल करके बनाया था Cl प्लस विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस FeCl4 माइनस। और ये FeCl4 माइनस कैसे बना था? Cl माइनस विद हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस FeCl3, यही बनेगा। तो यहां से इलेक्ट्रोफिल मिलेगा E प्लस और बेस मिलेगा कौन हमको? Cl माइनस। तो रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऐसा ही होगा, ध्यान से देखो, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो यहां पर आएगा Cl प्लस, यहां पर आएगा स्लो, और क्या बनेगा भाई? बनेगा पहले तो पाई कॉम्प्लेक्स। कौन कॉम्प्लेक्स बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज Cl एंड दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा फास्ट तरीके से, अच्छा इस H को कौन लेने आएगा? जल्दी बता दो भाई। इस H को लेने आएगा ये Cl माइनस, ये Cl माइनस आएगा इस H को लेने के लिए। तो HCl लेके चला गया अपना, और क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा this Cl, this Cl। तो FeCl to Fe रहे तब भी Cl जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन में अगर कर दिया जाए पांचवा रिएक्शन इधर कर दिया जाए Br2, क्या कर दिया जाए? Br2 and Fe, तो क्या बनेगा? वही चीज हो जाएगा, इधर हो जाएगा Br2 और इधर हो जाएगा Br3, और ये Br3 इस Br2 से मिलकर क्या दे देगा? Br प्लस एंड FeBr4, और FeBr4 मिलकर क्या दे देगा? Br माइनस एंड FeBr3। तो यहां पर ये क्या दे देगा? Br प्लस जुड़ेगा, यहां भी Br, यहां भी Br, तो यहां भी, यहां से HBr निकल जाएगा, यहां कौन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? Br माइनस आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये 5 एग्जांपल आपने देखा जिसमें हेलोजन जुड़ रहा है, किसके साथ? बेंजीन के साथ। और ये रिएक्शन क्या कहला रहा है? हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। इस वाले एग्जांपल में ब्रोमीन जुड़ा, इस वाले एग्जांपल में ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीनेशन। अच्छा आयोडीन को कैसे जोड़ेंगे भाई? वो भी तो एक इंपॉर्टेंट केस है। हाउ आयोडीन इज एडेड, वी हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है। तो अब आयोडीन को जोड़ते हैं, 6th एग्जांपल हम करते हैं। कौन सा एग्जांपल करते हैं? 6
एग्जांपल। सिक्स्थ एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल, आयोडोनेशन। सिक्स्थ एग्जांपल है। तो आयोडोनेशन करने के लिए करना ये होता है हमको कि ये जो बेंजीन है इसमें I2 ले लीजिए और HNO3 ले लीजिए, या I2 ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। ये लीजिएगा तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। मैकेनिज्म इज एज सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म ये है कि आपको पता है HNO3 and H2SO4 both are strong oxidizing agents. So they oxidizes I2 to I plus, I2 to I plus। मतलब होता ये है कि आयोडीन को जब आप ऑक्सीडाइज कराइएगा इसके प्रेजेंस में, या तो HNO3 ले रहे हैं या H2SO4 ले रहे हैं, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अभी, 0 है। तो इसको ये बदल देगा +1 में, I plus का बदल देगा। So this I plus here will be our electrophil, और जब ये इलेक्ट्रोफिल होगा तो जाहिर सी बात है कि इस बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, I plus, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। So this will be very slow। और क्या होगा बताइए भाई, क्या होगा, वही बात पुरानी वाली, पाई कॉम्प्लेक्स है ना, और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद फिर से कौन कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स के बाद फिर से सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और फिर से H प्लस फास्ट, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा आयोडो बेंजीन। दिस इज आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, समझना ये है कि अगर बेंजीन दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मिटा दो, रिवीजन। ठीक है, अब क्या देखना है यहां पर, अब क्या करना है, रिवीजन करा देते हैं इसका। रिवीजन ये है कि अगर ये बेंजीन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बेंजीन दिया हुआ है और इधर दे दिया जाए Fe एंड Cl2, या FeCl3 एंड Cl2, ये भी दे दिया जाए चाहे ये भी दे दिया जाए, अभी आपने देखा है दोनों से हो जाता है, तो क्या बनेगा,
बनेगा? बोलो भाई, तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर दे दिया जाए FeBr2 या Br2 एंड FeBr3 तो क्या बनेगा भाई? अभी अभी मैंने देखा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और अगर दे दिया जाए आयोडीन प्लस HNO3 या आयोडीन प्लस H2SO4 क्या बनेगा? बनेगा आयोडोबेंजीन। ये रिवीजन हो गया एक तरह का। हेलोजेनेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पर समाप्त होता है। हेलोजेनेशन आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है? हेलोजेनेशन समझ में आ गया। अब हेलोजेनेशन के बाद हेलोजेनेशन समझ में आ गया। सो दिस इज नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका पार्ट 3 उसमें हम आगे का रिएक्शन बताएंगे। नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, यही तक हमको देखना है। सो दिस इज आवर पार्ट 2 एंड ऑफ पार्ट 2। दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2, ठीक है? अब पार्ट 3 देखेंगे।